हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जगत्याल असेंबली हल्के से 82 साल की खातून ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। इलेक्शन लड़ने की वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। तेलंगाना के जगत्याल असेंबली हल्के में एक 82 साल की मोहम्मद खातून ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के करकियाला गांव की बूढ़ी खातून चिट्टी श्यामला अपने रिश्तेदारों के साथ जगत्याल पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पर्चा नामजदगी दाखिल किया। खातून ने बताया कि इसका बड़ा बेटा श्री राम राव अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके परेशान कर रहा है, जिससे वो जाती मकान रखकर भी किराए के मकान में रह रही हैं। इसलिए वो बतौर एहतजाज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करते हुए हल्के की अवाम और ओहदेदारों को अपने बेटे की हरकत से वाकिफ कराने का फैसला किया है। बीआरएस से गोशामहल नामपल्ली के लिए उम्मीदवारों का क्या ऐलान। गोशामहल और नामपल्ली असेंबली हल्के शहर के अहम हल्के जाने जाते हैं। इसी के चलते बीआरएस ने इन दोनों हल्कों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गोशामहल असेंबली हल्के के लिए नंदकिशोर व्यास बिलाल को अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया और हल्का असेंबली नामपल्ली के लिए चौधरी आनंद कुमार गौड़ को अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। वाज़ेह है कि बीजेपी ने गोशामहल असेंबली हल्के से मलून राजा सिंह को अपना उम्मीदवार चुना है। दोनों उम्मीदवारों ने 7 नवंबर मंगल को पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव से अपने बी फॉर्म हासिल किए थे। वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। अवाम वोट देने से पहले सियासी जमातों की तारीख और उम्मीदवारों के किरदार का गहराई से जायजा लें। रियासत की मजीद तरक्की और अवाम की फलाह और बहबूद के लिए बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कौमी सतह पर हुकूमत तश्कील देने में इलाकाई जमातें अहम रोल अदा करेंगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुत्तहदा जिले महबूबनगर में देवरकुंद्रा, नारायणपेट, मख्तल, गदवाल हल्कों में बीआरएस जलसों से खिताब में कहा कि अवाम कांग्रेस और बीजेपी के बाहर से आए कायदीन और उनके वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक अवाम से झूठे वादे करके धोखा दिया। बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में तेलंगाना जैसी फलाही इस्केमात नहीं है। ये दोनों जमातें तेलंगाना में अवाम को हथेली में जन्नत दिखाकर धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे मगर अवाम उलझन का शिकार ना हो और उजरत में कोई फैसला ना करें। छोटी सी गलती भी रियासत को अंधेरे में ढकेल देगी। जमहूरियत में जीत हमेशा अवाम की होनी चाहिए। वोट देने से पहले अवाम अपने इलाकों बस्तियों में मुज़ाकिरात करें। जमातों की तारीख बिलखुसूस माजी, हाल और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखें और उम्मीदवारों के किरदार का जायजा लें। जिसके बाद 30 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाइए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अलहदा तेलंगाना हासिल किया और सिर्फ 10 साल में तेलंगाना को तरक्की और बहबूद के मामले में मुल्क की सर्रफहरिस्त रियासत में तब्दील कर दिया। तेलंगाना में बीजेपी की चौथी फहरिस्त जारी। तोला उमा वेमुलवाड़ा से उम्मीदवार। तेलंगाना बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। 12 हल्कों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। चिन्नौर से दुर्गम अशोक, एल्ला रेड्डी से शुभा रेड्डी, वेमुलवाड़ा से टी उमा, हसनाबाद से बी श्रीराम चक्रवर्ती, विकाराबाद से नवीन कुमार के बशमुल, गदवाल मरियालगोड़ा से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। तहम जनसेना पार्टी को दी गई सीटों के मामले पर कोई वजाहत नहीं की गई है। बीजेपी जिसने अब तक 100 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, मजीद 19 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। जनसेना पार्टी को यह हल्के छोड़ देने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर की फिल्म बीआरएस 30 नवंबर को ब्लॉकबस्टर साबित होगी, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि 30 नवंबर को चीफ मिनिस्टर केसीआर की फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी और बीआरएस 100 सीटों के साथ सेंचुरी मुकम्मल करेगी। असेंबली हल्का विमुलवाड़ा में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि विमुलवाड़ा में बीआरएस के उम्मीदवार को जिताने पर इस हल्के को गोद लेने का ऐलान किया। बसूरत दीगर हल्के का कभी दौरा न करने का अहद किया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की स्टोरी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर केसीआर कर रहे हैं। ये फिल्म 30 नवंबर को ब्लॉकबस्टर होगी। कांग्रेस पार्टी की फिल्म के कन्नड़ा प्रोड्यूसर दिल्ली के डायरेक्टर हैं और गुजरात के एक्टर हैं। ये फिल्म फ्लॉप और डिजास्टर साबित होगी। तेलंगाना में किसकी हुकूमत कायम होगी इसका फैसला मोदी और राहुल गांधी नहीं कर सकते, बल्कि तेलंगाना के अवाम इसका फैसला करेंगे। अगर कांग्रेस पर गलती से भी भरोसा किया गया तो हर 6 महीने में एक चीफ मिनिस्टर तब्दील होगा। कांग्रेस के कायदीन दिल्ली के और बीजेपी के कायदीन गुजरात के गुलाम हैं, जबकि बीआरएस के कायदीन तेलंगाना अवाम के गुलाम हैं। अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो दिल्ली को जाएगा, बीजेपी को दिया गया तो गुजरात को जाएगा। केटीआर ने कहा कि तमाम सर्वे बीआरएस के हक में हैं। 100 से ज्यादा असेंबली हल्कों पर बीआरएस कामयाब होगी। सिर्फ कामयाबी काफी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की जरूरत है। राहुल गांधी 6 गारंटी के वादे कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना के अवाम 30 नवंबर को छक्का लगाते हुए बीआरएस को कामयाब बनाएंगे। बीआरएस उम्मीदवार कार की तरह नजर आने वाले निशानात से फिक्रमंद।
BRS उम्मीदवार मुखालिफ हुकूमत दहर से ज़्यादा बैलेट पेपर पर कार की तरह इंतखाबी निशान से फिक्रमंद हैं। वो रोड रोलर और गिरदा बेलन के निशान वाले उम्मीदवारों से परेशान हैं। उम्मीदवारों को कार की तरह के इंतखाबी निशान से परेशानी है। BRS उम्मीदवार योगा तुलसी पार्टी और अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को जिन्हें ये निशान मिल रहे हैं, इनको दीगर जमातों से स्पॉन्सर का खदशा जाहिर करने लगा है। BRS के उम्मीदवारों की जानिब से योगा तुलसी पार्टी के अलावा अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने गिरदा बेलन का निशान पाया है। BRS उम्मीदवार इस सूरत हाल से परेशान हैं और आपसी गुफ्तगू में ये कह रहे हैं कि ये उम्मीदवार BRS के वोट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 40 असेंबली हल्काजात में मुसलमान बादशाहगर, हैदराबाद में मुस्लिम वोट की तिजारत। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में किसी भी पार्टी को इख्तियार तक पहुंचने के लिए मुस्लिम अक़लियत की तायद ज़रूरी है। अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 40 से ज़ायद असेंबली हल्कों में फैसला कुन मौक़ूफ़ रखते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स को सियासी पार्टियों ने हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली क़यादत ने भी मुसलमानों को उनकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं कराया और मुसलमानों के नाम पर अपने मफादात की तकमील को तरजीह देते रहे। इलेक्शन आते ही बाज़ मजहबी जमातें और तंजीमें मुसलमानों की रहनुमाई के नाम पर मैदान में कूद पड़ती हैं, लेकिन 40 असेंबली हल्काजात के वोटर्स को उनकी अहमियत से बेखबर रखा जाता है। हैदराबाद में बैठकर मुसलमानों के वोटों की तिजारत करने वाले सियासी और मजहबी कायदीन को गुज़िश्ता 10 बरसों से बरसर इख्तियार BRS ने आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया और बाद सरकारी इदारों में नुमाइंदगी देकर तायद का मुआवजा अदा कर दिया गया। गुज़िश्ता 10 बरसों में BRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुसलमानों में मायूसी है, जिसका वाज़ेह असर असेंबली चुनाव की इंतखाबी मुहिम में देखा जा रहा है। मुसलमानों का झुकाव इस मरतबा कांग्रेस की तरफ है ताकि 10 साल के वक्फे के बाद तब्दीली का तजुर्बा किया जाए, ताकि मुसलमानों की हकीकी मायनों में तरक्की मुमकिन हो सके। तब्दीली के रुझान के बावजूद मुसलमानों की रिवायती सियासी और मजहबी क़यादतों ने बरसर इख्तियार पार्टी को भरोसा दिलाया कि वो मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ जाने से रोकेंगे। मुकामी जमात मजलिस, जो BRS के हलीफ का रोल अदा कर रही है, इसने शहर और अजला में BRS की तायद का बेड़ा उठाया है और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कांग्रेस कायदीन से मुलाकात किए बगैर ही BRS की तायद का ऐलान कर दिया। मजलिस और फोरम ने भले ही KCR की तायद का ऐलान किया, लेकिन असला की सतह पर मुसलमान अपील को कबूल करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। इंतखाबी मुहिम में मसरूफ वज़रा और BRS उम्मीदवारों को मुसलमानों की नाराजगी और दूरी का एहसास शिद्दत से सता रहा है। मुसलमानों को खुश करने के लिए वज़रा और BRS अरकान असेंबली अपने हल्क़ाजात में मौजूद मुस्लिम तंजीमों और मजहबी शख्सियतों की क़यामगाह पहुँचकर तायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा यूनियन के इंतखाबात में शेख आयशा ABVP की सदारती उम्मीदवार। बीजेपी की तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की तारीख में इस बार यूनिवर्सिटी के इंतखाबी मैदान में एक मुस्लिम तालिबा मुकाबला कर रही हैं। पहली बार ABVP ने 9 नवंबर को होने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तलबा यूनियन के इंतखाबात के लिए एक खातून उम्मीदवार शेख आयशा को मैदान में उतारा है। SFI ASA TSF इत्तेहाद के मोहम्मद अतीक के खिलाफ मुकाबला कर रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि यह पहला मौका है जब यूनिवर्सिटी के सदर के ओहदे के लिए 2 मुस्लिम उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाली शेख आयशा यूनिवर्सिटी शोबे केमिस्ट्री में PhD की डिग्री कर रही हैं। अतीक अहमद भी PhD का तालिब इल्म है। इनका आबाई शहर हैदराबाद है। आयशा ने बताया कि वो 2019 से ABVP में हैं। उन्होंने कहा कि ये तंजीम कभी भी मुस्लिम तलबा के खिलाफ नहीं है, ये अक़लियतों के हक़ में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें यह पैगाम देने के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया कि ABVP अक़लियतों के खिलाफ नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके ज़ेर असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पहले ही मौसम सर्द है। खलीज बंगाल में कम दबाव के ज़ेर असर आइंदा 3 या 4 दिनों तक आंध्र प्रदेश में औसत बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में 2 दिन से मौसम सर्द है। यह आइंदा 2 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि क्या खलीज बंगाल में कम दबाव तूफान में तब्दील होगा। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने ऐलान किया है कि नवंबर के महीने में खलीज बंगाल में तूफान के बनने के इशारे मिल रहे हैं। इस वक्त तेलुगु रियासतों में मौसम सरमा में मुख्तलिफ मौसमी हालात हैं। रिलायंस फाउंडेशन की पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी बावखार पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की है। 9 शोबों में पहले साल के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्तें 17 दिसंबर 2023 तक खुली हैं। स्कॉलरशिप का मकसद उभरती हुई सलाहियतों को आलमी मियार का बनाना है। डिजिटल, काबिल तजदीद और नई तवानाई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबों में टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन के CEO श्री जगन्नाथ कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान चौथे सनअती इनकलाब के दौर में मुल्क की तरक्की की तश्कील के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रिलायंस फाउंडेशन के CEO जगन्नाथ कुमार ने कहा, हिंदुस्तान के नौजवान चौथे सनअती इनकलाब के दौर में मुल्क की तरक्की की तश्कील के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रिलायंस फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स मुल्क के रोशन तरीन नौजवान जहनों की शनाख्त और उन्हें बाख्तियार बनाएगी, जो मुआशरे के फ़ायदे के लिए बड़ा सोच सकते हैं, सब सोच सकते हैं, डिजिटल सोच सकते हैं। हमारा मकसद हिंदुस्तान की तरक्की को तक़वियत देने के लिए हर साल शानदार लोगों का एक तालाब बनाना है। 2020 के बाद से 178 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में फजीलत
वसीलत के लिए मेरिट पर मुबन्नी वज़ाइफ से नवाजा गया है। स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब होने वाले टॉप 100 तलबा को 6 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप मुताल्लिक़ की पूरी मुद्दत और मजमूई तौर पर मखसूस प्रोग्राम के लिए होगी। मज़ीद मालूमात और अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट scholarships.reliancefoundation.org मुलाहिजा करें। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की तजवीज़ पास। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली बोर्ड मीटिंग में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की तजवीज़ पास की गई। अलीगढ़ का नाम तब्दील करके हरिगढ़ करने की तजवीज़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पास करके महकमा शहरी तरक्की को भेजा है। अगर महकमा शहरी तरक्की इस तजवीज़ से इत्तफाक करता है तो इसे उत्तर प्रदेश की काबीना में लाया जाएगा। वाज़ेह है कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत आने के बाद शहरों के नाम तब्दील करने का अमल शुरू हुआ है। काउंसलर संजय पंडित ने बोर्ड मीटिंग में ये तजवीज़ पेश की कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए। इससे पहले भी अलीगढ़ को हरिगढ़ में तब्दील करने का मामला उठाया जा चुका है। असेंबली इलेक्शंस, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग मुकम्मल। छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में वोटिंग मुकम्मल हो गई और नताइज ईवीएम में बंद हो गए। छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में आज नक्सल से मुतासरा बस्तर डिवीजन और राजनांदगांव समेत 4 दीगर अजला की 20 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही मिजोरम की तमाम 40 सीटों पर भी वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में बहुत से मजबूत उम्मीदवारों का मुस्तकबिल बैलेट बॉक्स में बंद था। छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले के नक्सल इलाके की 10 सीटों समेत 20 सीटों पर वोटिंग तकरीबन 71% हुई। दूसरी तरफ मिजोरम की 40 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग जो मंगल की सुबह 7 बजे शुरू हुई, शाम 4 बजे खत्म हुई। शाम 4 बजे तक रियासत में 69.87% वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के दौरान सकमा और कांकेर में एनकाउंटर, कई नक्सलाइट हलाक। छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान नक्सली हमले की भी इत्तला है। सकमा के तामेटला और कांकेर जिले के बारना थाना इलाके में सीआरपीएफ और नक्सलियों के दरमियान एनकाउंटर हुआ, जिसमें कई नक्सलाइट्स के हलाक होने की इत्तला है। मिनपा में पोलिंग पार्टी को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया था। यहाँ एनकाउंटर तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। इसमें कुछ फौजी भी जख्मी हुए। इसी दौरान कांकेर जिले के बारना थाना इलाके में बीएसएफ और डीआरजी की टीम वोटिंग के मौके पर तैनात थी। देर असनाद दोपहर 1 बजे के करीब पनावर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। जाए वकू से AK-47 को बरामद किया गया। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। एनकाउंटर में कुछ नक्सलियों के जख्मी या हलाक होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट की व्हाट्सएप यूजर्स को अहम वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से मुताल्लिक केस में बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मोबाइल नंबर ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी है। यानी अगर आप अपना मोबाइल ज्यादा देर तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों को आपका नंबर किसी और को देने की आज़ादी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो व्हाट्सएप सारिफिन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग व्हाट्सएप और कॉलिंग के लिए मुख्तलिफ मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम व्हाट्सएप सारिफिन की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। दरअसल एडवोकेट राजेश्वरी ने एक अर्जी दायर की थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI गैर फाल मोबाइल नंबर दूसरों को ना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां बंद मोबाइल नंबर किसी और को दे सकती हैं। व्हाट्सएप डेटा डिलीट करें। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप सारिफिन को खबरदार करते हुए कहा कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनके मोबाइल नंबर्स और डेटा का गलत इस्तेमाल हो तो सारिफिन को जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। यूजर्स को खुद वक्त पर अपना डेटा डिलीट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यूजर्स अपने डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी प्राइवेसी पर तवज्जो दें। महकमा टेलीकम्युनिकेशन के क़वानीन के मुताबिक अगर मोबाइल रिचार्ज ना होने की वजह से मोबाइल नंबर गैर फाल हो जाता है तो इसे कम से कम 90 दिनों तक किसी दूसरे शख्स को नहीं देना चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां फौरी तौर पर मोबाइल नंबर किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल ना करें। SKM 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की मुखालिफत करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने कहा कि वो 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की मुखालिफत करेगी। SKM ने मंगल को एक बयान जारी करते हुए कहा कि 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन में कॉरपोरेट को चलाओ, बीजेपी को सजा दो, मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता बरसों में बीजेपी हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा किया है। ऐसे में SKM ने किसानों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की दरख्वास्त की है। SKM ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क के किसानों पर 3 किसान मुखालिफ क़वानीन नाफिज किए थे, जिसके खिलाफ किसान तंजीमों ने 380 दिनों तक तवील एहतजाज शुरू किया था। इस तहरीक के दौरान 725 किसान शहीद हुए थे। इसके लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। पटाखों पर पाबंदी सिर्फ दिल्ली NCR के लिए नहीं बल्कि तमाम रियासतों पर लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वाज़ेह किया कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ इसकी तरफ से जारी करदा हिदायत सिर्फ दिल्ली NCR के लिए नहीं है बल्कि तमाम रियासतों के लिए है। अदालत ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो फ़िज़ाई और आवाज़ की आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। जस्टिस AS बोपना और जस्टिस MM सिंदरीश की बेंच हिंदुस्तान में पटाखों की फ़रोख्त, खरीद और इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी। अर्जी गुज़ार ने रियासत राजस्थान के लिए एक अर्जी दायर की है, जिसमें
अदालत उज़्मा से साबिक़ा अहकामात को नाफिज करने की हिदायत मांगी गई। अर्जी गुजार ने रियासत राजस्थान के लिए एक अर्जी दायर की है जिसमें अदालत उज़्मा से साबिक़ा अहकामात को नाफिज करने की हिदायत मांगी गई है। अर्जी गुजार ने अदालत से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि आपका हुक्म सिर्फ दिल्ली एनसीआर पर लागू होता है, हालांकि ये पूरे मुल्क पर लागू होता है। केस की समाअत करते हुए जस्टिस संदूरिश ने कहा कि एक गलतफहमी है कि जब माहौलियाती मामलात की बात आती है तो ये सिर्फ अदालत का काम है। अदालत ने कहा कि रियासत राजस्थान को इसके पहले हुक्म पर अमल करना चाहिए और रियासतों को फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अदालत ने कहा असल काम लोगों को बेदार करना है। साल 2018 में अदालत उज़्मा ने पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी और बाद में कहा कि पाबंदी जारी रहेगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़ियाबतीस का खतरा, बरतानिया की तहक़ीक़ में इंकशाफ। क्या आप ज़ियाबतीस यानी शुगर से बचना चाहते हैं तो फौरी इजाफी नमक के इस्तेमाल से गुरेज करें। हाल ही में ये बात सामने आई है कि नमक से ज़ियाबतीस का खतरा बढ़ रहा है। ये बात 4 लाख से ज़्यादा लोगों के खाने के आदात का जायज़ा लेने के बाद मालूम हुई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो लोग हर बार ज़्यादा नमक खाते हैं इनमें ज़ियाबतीस होने का इम्कान उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है जो अपने खाने में इजाफी नमक नहीं डालते या जो कभी कभार इसका इस्तेमाल करते हैं। नमक की कमी पहले ही दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है। तहम इस ताज़ा तहक़ीक़ की क़यादत करने वाले प्रोफेसर लोकी का कहना है कि उनकी तहक़ीक़ में यह पहली बार साबित हुआ है कि इससे ज़ियाबतीस टाइप 2 का खतरा कम होता है। उन्होंने बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस में रजिस्टर्ड लोगों की सेहत की मालूमात का तज्ज़िया किया जिसके मुताबिक उन लोगों में ज़ियाबतीस का खतरा 13% ज़्यादा होता है जो अपने खाने में इजाफी नमक नहीं डालते या शाज़ो नादर ही डालते हैं। लेकिन यह पाया गया है कि जो लोग इसे कभी कभार इस्तेमाल करते हैं इनमें इसका खतरा 20% ज़्यादा होता है और जो अक्सर इसे इस्तेमाल करते हैं इनमें ज़ियाबतीस का खतरा सबसे ज़्यादा 39% होता है। यह काबिल ज़िक्र है कि नमक का खतरा तर्ज ज़िंदगी, समाजी और इक़्तिसादी हालात और ज़ियाबतीस के दिगर रिवायती अवामिल से आज़ादाना तौर पर बढ़ता है। इसकी वजह वाज़ेह नहीं है लेकिन मुहक्किकीन का ख्याल है कि इजाफी नमक डालने से वो ज़्यादा खाने का बाइस बन सकते हैं जिसकी वजह से मोटापे और खलियों की अंदरूनी सोजिश का अमल बढ़ने का खदशा है। ये दोनों ज़ियाबतीस के खतरे वाले अवामिल है। चीन में काम के दौरान अब निजी चैट पैगाम भेजना पड़ेगा महंगा, लगेगा भारी जुर्माना, नौकरी पर भी खतरा। चीन के शुमाल मशरक़ी सूबे हेलुंगजियांग में एक कंपनी ने अपने मुलाजिमिन पर काम के दौरान प्राइवेट चैट पैगाम भेजने पर पाबंदी लगा दी है और उन्हें जुर्माना या मुलाजिमत से फारिग करने की धमकी भी दी है। एक मुलाजिम की जानिब से खुफिया तौर पर कंपनी की पॉलिसी का स्क्रीनशॉट हासिल करने और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद रद्द अमल आना शुरू हो गया है। नोटिस के शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि वी चैट चीन की सबसे मकबूल मैसेजिंग ऐप को काम के औकात में सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसी भी ज़रूरी ज़ाती मामलात को फ़ोन कॉल्स के जरिए बताया जाना चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि हर रोज़ मुआयना किया जाएगा और निजी चैट्स के लिए सर्विस इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए मुलाजिमिन को हर बार 100 युआन यानी 14 अमेरिकी डॉलर जुर्माना किया जाएगा। अगर वो एक महीने में 3 या इससे ज़्यादा निजी चैट्स के लिए सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो 500 युआन का एक मुश्त जुर्माना आयद किया जाएगा। 5 या ज़्यादा के नतीजे में किसी शख्स को बगैर मुआवजे के नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।